दोस्तों फ्रोम में अभी तक आप देख चुके हो कि किस तरह जूली ने टाइम ट्रेवल किया, लेकिन जूली को ये बात अभी तक नहीं पता कि वो एक टाइम ट्रेवलर है। जूली जब खंडरों के अंदर यानी उसी गुफा के पास जाती है जो अब बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, उसके पास जाते ही वो गुफा फिर से बन जाती है। वो जैसे ही उस गुफा के अंदर जाती है तो असली वाली यानी बाहर वाली जूली को दौरे पड़ने लगते हैं, जबकि अंदर दूसरी जूली गुफा में अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से मिलती है। यहाँ हमने देखा तबिथा को जो जिम से सब कुछ बता डालती है कि देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं जेड की बहन हूँ या मेरा जेड से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। और अभी कुछ ही दिन पहले मुझे कंफर्म हुआ है कि मैं विक्टर की इकलौती बहन हूँ। पता नहीं ये जगह हमारे से क्या करवाना चाहती है। वो बच्चे जो पहले से ही मर रखे हैं उन्हें बताओ हम भला कैसे बचाएंगे। इसी कश्मकश में जिम ये सब कुछ सोचता हुआ अपनी आरवी के पास आ जाता है, जहाँ पर पीले कपड़े पहने वाला आदमी उसे मार डालता है। और फिर सोफी और उसके डैड अपनी तेज तरार कार के साथ टाउन के अंदर पुलिस स्टेशन में जा टकराते हैं। उन सबको रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन तभी हमें इस बात का खुलासा हुआ कि सोफी कोई असली इंसान नहीं है, बल्कि हमें इस बात के बारे में अभी तक पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है। वो मॉन्स्टर है, इंसान है, या मॉन्स्टर और इंसान का मिक्सचर। उसने बड़ी चालबाजी के साथ अपने आसपास के सभी लोगों को अपनी बातों में उलझा लिया और चाहते ना चाहते हुए भी कैनी उस पर यकीन कर बैठता है। फिर वक्त रहते मौका देकर उसने अपने पिता को जान से मार डाला, यानी असलियत में वो पिता नहीं है दोस्तों। और उसे मारने के बाद वो बड़े मजे से हंसने लगती है। मगर कुछ ही देर बाद हमारी नजर पड़ती है कैनी पर, जो रात के 4 बजे काफी थका हारा होने की वजह से चेयर पर ही बैठा हुआ सो रहा था। तभी उसे हॉस्पिटल में से जरा सा शोर सुनाई दिया, जिसके चलते कैनी की आंख खुल जाती है और कैनी तुरंत ही बाहर कॉरिडोर में आ जाता है। लेकिन उसे वहाँ पर सोफी या जेना कहीं नहीं मिलते। कैनी ये देख बहुत ज्यादा दहशत में आ गया और वो लगातार हड़बड़ी में आकर सोफी को ढूंढने लगता है। वो जैसे ही जरा बाहर आया तो उसकी नजर खुले हुए दरवाजे पर पड़ती है। कैनी तुरंत ही दरवाजे से बाहर निकला और उसने देखा कि सोफी रात के 4 बजे खुलेआम जंगल में खड़ी है। इतना ही नहीं, कैनी जैसे ही सोफी के पास आता है तो चारों तरफ से जंगल में से निकलकर मॉन्स्टर्स उन दोनों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। कैनी ने तुरंत ही सोफी को पकड़ा और अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की। कैनी की खुशकिस्मती थी कि सोफी ने बाहर रहने की जिद नहीं की और वो वक्त रहते मॉन्स्टर से बचते बचाते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। कैनी अंदर आते ही सोफी पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने इतना टाइम और इतना दिमाग लगा के समझाया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें इन दरवाजों को खोलकर बाहर नहीं जाना। लेकिन तभी सोफी कहने लगी, मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही कैनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और कैनी सोफी को पकड़कर गले लगा लेता है। सोफी जोर जोर से रोने लगती है, जिसका शोर सुनते ही जेना वॉशरूम से बाहर आई। जेना ने कैनी को पूछा, जिस पर कैनी उसे फिलहाल चुप रहने का कहता है। मगर जेना तुरंत ही सोफी के डैड के पास गई, जिनकी नब्ज चेक करने पे उन्हें पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और यहाँ सोफी कैनी के गले लगकर अजीब तरह से हंसने लगती है। दोस्तों बेचारे कैनी की किस्मत ही खराब है। पहले इस टाउन ने कैनी के बाप को मारा, फिर उसकी मॉम को, और अब ये टाउन घटिया सा कैनी की जान के पीछे पड़ा है। और ये बात हमारे कैनी को पता तक नहीं है। फिर सीन कट हुआ और हम देख पाते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जहाँ पर बॉयड एल्जिन के कमरे के बाहर सोफे पर बैठा था। एल्जिन जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया तो बॉयड ने उसे जरा रुककर बॉयड की बात सुनने का कहा। बॉयड ने कहा, देखो तुम्हारे हाथ पर भी पट्टी है और तुम्हारी आंख पर भी। जब तुम सुबह बाहर निकलोगे तो लोग तो पूछेंगे, तो तुम्हें एक फेवर करनी होगी। तुम्हें उन सब लोगों को बोलना है कि ये चोट तुम्हें फातिमा को बचाते हुए आई है। मगर एल्जिन कहता है, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। तुम चाहे जितना मर्जी झूठ बोल लो, अगर काफी देर बाद लोगों को पता चला तो उनका सारा यकीन तुम पर से उठ जाएगा। ये सुनते ही बॉयड बहुत ज्यादा भड़क जाता है और एल्जिन को बोलता है, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में गए तुम और भाड़ में गया भरोसा। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले। इसलिए बच्चे, अगर तूने जरा सा भी मुंह खोला तो तेरी मैं दूसरी आंख भी बाहर निकाल दूंगा। और याद रहे, तुझे अब वो बुढ़िया बचाने नहीं आने वाली। इतना कहते ही बॉयड वहाँ से बाहर चला जाता है। इधर सुबह हुई और हम देख पाते हैं कैनी को, जो अब डाइनर के अंदर ही थक हार कर सोई हुई थी। दूसरी तरफ हमारी नजर पड़ती है जूली, तबिथा और ईथन पर, जो तीनों पूरी रात जिम का इंतजार करते करते थक गए थे। और अब सुबह हो गई लेकिन जिम का कुछ अता पता ही नहीं। यहाँ हमने देखा बॉयड को, जो अपना हाथ मुंह धोकर कॉलोनी हाउस से बाहर आता है। लेकिन तभी बॉयड की नजर तबिथा के घर के पास एक पोल पर पड़ती है। बॉयड ने कंफर्म करने के लिए जैसे ही अपनी दूरबीन निकाली तो ये देख बहुत ज्यादा दहशत में आ गया कि पोल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा थैला लटक रखा है, जिसमें से लगातार खून टपक रहा है। बस इतना ही था कि बॉयड तुरंत ही नीचे टाउन में पहुंच गया, लेकिन वहाँ पर पहले से ही इस चीज पर लोगों की नजर थी। कुछ ही देर बाद तबिथा की नजर भी उसी पोल पर पड़ी, इसलिए वो हड़बड़ी में अपने घर से बाहर आती है। लेकिन तभी वहाँ पर ईथन आया, जिसे देखकर तबिथा तुरंत ही अंदर चली गई। शोर की वजह से जूली भी वहाँ पर पहुंच जाती है और मौका देखते हुए ईथन तुरंत ही अपनी माँ से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर की ओर भागने लगा। ईथन बड़ी तेजी से थैली की ओर भाग रहा था, लेकिन तभी वक्त रहते बॉयड ने उसे काबू में लाया। बॉयड ने कहा, देखो बच्चे, तुम
तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर ईथन लगातार यही कह रहा था, जल्दी से थैली को खोलो, हमें डैड को बाहर निकालना है। ईथन की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा दहशत में आ गए। लेकिन तभी तबिथा ने जूली से कहा, तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करनी होगी, अपने छोटे भाई को लो और तुरंत ही बार्न के अंदर चले जाओ और देखो बकरियां और भेड़ सही सलामत तो है ना। पहले तो जूली भी काफी ज्यादा सदमे में थी, लेकिन तभी जूली ने अपने आप को संभाला और अपने छोटे भाई को वहाँ से बकरियों के बाड़े में ले जाने लगी। अगले ही पल तबिथा बॉयड के पास आती है और उसे बोलती है, बॉयड कह दो कि इसके अंदर जिम नहीं है। मगर बॉयड कहता है, तुम हौसला रखो, मुझे पूरा यकीन है जिम यहाँ पे नहीं है, देखना अभी जिम कहीं ना कहीं से आ जाएगा। पास ही में जेड भी खड़ा था जो उस थैली को निकालने में बॉयड की मदद करने वाला था। वो जैसे जैसे थैली को नीचे करते गए वैसे वैसे सबके दिलों की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ने लगी। बॉयड अब उस थैली को खोलने वाला था कि तभी तबिथा उसके पास आती है और कहती है, इस थैली को मैं खुद खोलूंगी। बॉयड तबिथा की ये हालत देखकर खुद पीछे हो गया और तबिथा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर सारी हिम्मत को इकट्ठा किया और आहिस्ता आहिस्ता करके उस थैली को खोलना शुरू किया। टाउन के सभी लोग ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे और अब फाइनली तबिथा ने उस पोटली को खोल दिया था। तबिथा की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी क्योंकि उस पोटली के अंदर मरी हुई बकरियां और भेड़े थी। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं जूली और ईथन को जो आहिस्ता आहिस्ता करके अब बकरियों के बाड़े में पहुंच चुके थे। उन्होंने जैसे ही बांध को ओपन किया तो दोनों बहुत जोर से चिल्लाने लगे, जिनकी चीखों को सुनकर टाउन के सभी लोग अब तुरंत ही बांध की ओर जाने लगते हैं। सबसे पहले बॉयड उन दोनों के पास पहुंचा और बांध के अंदर वो भयानक नजारा देखकर जूली और ईथन को पीछे ले जाता है। आहिस्ता आहिस्ता करके तबिथा भी बांध के बाहर पहुंच जाती है और ये देख फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि बांध के अंदर और कोई नहीं बल्कि उसी का पति जिम उल्टा लटक रखा था। ये सीन काफी ज्यादा शॉकिंग था जिस वजह से तबिथा, ईथन और जूली अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। बॉयड और जेड भी बिल्कुल हक्के बक्के खड़े थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि भाई आखिर करें तो वो बेचारे करें क्या। हाँ, एक चीज थी जिसके ऊपर उनकी नजर पड़ती है और वो ये कि बांध की दीवार पर लिखा होता है कि नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, यानी आपको कोई भी जानकारी मिलेगी तो उसकी आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ये किस बारे में लिखा हुआ है फिलहाल कुछ भी नहीं बताया गया। बॉयड तुरंत ही तबिथा को सहारा देता है, लेकिन बेचारी तबिथा जोर जोर से अपने पति को बुलाती है कि जिम प्लीज उठ जाओ, मेरे लिए न सही तो अपने बच्चों के लिए उठ जाओ। मगर इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला था। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट होता है सोफी, कैनी और नकली सोफी के नकली पिता पर, जहाँ पर सोफी नकली ही प्रेयर कर रही थी। प्रेयर खत्म हो जाने के बाद सोफी उठकर दूर चली जाती है और कैनी ने सोफी के नकली पिता को चादर से ढक दिया। फिर कैनी तुरंत ही सोफी को पानी देता है और उसे कहता है, देखो क्यों ना हम एक काम करें, हम तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए और तुम्हारा दिल हल्का करने के लिए नीचे टाउन में जाते हैं। वहाँ पर मेरी मॉम एक डाइनर चलाया करती थी, डाइनर के अंदर काफी एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, हो सकता है कि तुम्हें वहाँ से कोई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस मिल जाए। जैसे ही एक बार नया चश्मा मिलेगा तो फिर अगर तुम्हें घूमना हुआ तो घूम लेंगे, वरना चुपचाप दोबारा ऊपर आ जाएंगे। कैनी के जवाब में सोफी ने कहा, ये चीज सही रहेगी। यहाँ सीन दोबारा से तबिथा, जूली और ईथन पर शिफ्ट हुआ, जहाँ पर ईथन घर की हर एक छोटी चीज को तोड़कर अपनी माँ से लगातार लड़ रहा था कि उस दिन मैंने आपको लड़ते हुए देखा था, अगर आप ना लड़ते तो डैड आपको छोड़कर जंगल में अलग नहीं होते और आज डैड मरते भी नहीं। मगर तबिथा ने कहा, ईथन मेरी गलती नहीं है, बल्कि उस दिन तो हमारी लड़ाई भी नहीं हुई थी। ईथन किसी की भी एक नहीं सुनता और चुपचाप ऊपर सीढ़ियां चढ़ के अपने कमरे में चला गया, जिसके पीछे ही जूली भी चली जाती है और तबिथा एक मर्तबा फिर से फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ हम देखते हैं जिम की डेड बॉडी को, जिसके इर्द गिर्द डोना, जेड और बॉयड खड़े थे। जेड और बॉयड ने जिम की बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर उसे वहाँ से चर्च के अंदर ले जाने लगे। जाते जाते डोना बॉयड को कहती है, तुम लोग जिम की बॉडी का ध्यान रखो, तब तक मैं तबिथा के घर जाती हूँ। इतना कहते ही डोना वहाँ से चली गई, लेकिन वहाँ पर एलिस आ गया। एलिस को नहीं पता था कि बेचारा जिम अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन बॉयड ने कहा, चुपचाप यहाँ से चलते रहो बेटा, हमें बहुत काम निपटाने हैं। वो जैसे जैसे टाउन में से होते हुए चर्च की ओर जा रहे थे कि तभी सारे के सारे लोग उन तीनों पर ही नजरें गड़ाए होते हैं और ये चीज बॉयड को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग बॉयड को अपना मसीहा तक मानते हैं और बॉयड ही इसी तरह सबकी लाशें ले जाता रहेगा तो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके टूट जाएंगे। मगर फिलहाल बॉयड को जेड के साथ मिलकर जिम की बॉडी का ख्याल रखना है, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता करके चर्च के अंदर जिम की बॉडी को ले आते हैं। उन्होंने एक काउच पर जिम की बॉडी को रखा और उसकी बॉडी पर से कपड़ा हटा दिया। कमीने मॉन्स्टर्स ने बेचारे जिम की सारी पसलियों को चीर रखा था और बेचारे जिम को बहुत बेरहमी से मारा हुआ था, बिल्कुल कैनी की मॉम की तरह। जिम की हालत देखकर बॉयड को कैनी की माँ याद आ जाती है, लेकिन अभी उसके सामने बहुत बड़ा काम पड़ा था। एलिस ने कहा, जब मैं बांध के अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ पर लिखा हुआ था कि जानकारी किसी कीमत पर आती है, इस चीज का क्या मतलब है? तभी एलिस की बात सुनकर जेड बोलते हैं, बॉयड मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और फिर वो सीन
कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कैनी और सोफी को, जो ऊपर हॉस्पिटल से होते हुए नीचे टाउन में आ गए थे। दोस्तों कैनी का सोफी के साथ इस तरह खुलेआम घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि घटिया सी सोफी का क्या पता कि कब वो बेचारे कैनी को जान से मार डाले। ये तो सारा सोफी के दिमाग का खेल है। जब उसकी सटकी तो फिर से उस बुढ़े में चेंज हो जाएगी और फिर अगले ही पल अपने कैनी के एल लग जाएंगे। तभी उन्हें वहाँ पर सैरा मिलती है, जो बिल्कुल शोक्ड हालत में खड़ी थी। कैनी ने पूछा, आखिर तुम ठीक तो हो ना? जिसका जवाब में सैरा ने कहा, जिम अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही कैनी के तो मानो पांव तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि जिम कैनी का काफी अच्छा दोस्त था। कैनी फिलहाल सोफी के सामने कोई भी सवाल नहीं करता और वो सैरा को बोलता है कि सोफी के साथ मेरी मॉम के स्टोर रूम में जाओ। दोस्तों पहले तो कैनी को अपने डैड के मौत की वजह से सैरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन अब वो गुस्सा शांत हो चुका है। इसीलिए तो उसने सोफी को सैरा के साथ अपनी ही माँ के डाइनर में भेजा। यहाँ सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं जेड को, जिसने एलिस और बॉयड को अपने घर में लाकर सब कुछ समझाया। जेड ने कहा, देखो मुझे कुछ कोड्स पता चले थे। वो कोड्स पेड़ में लटकी हुई बोतलों के अंदर से जो पर्चियां निकली हैं उसके कॉम्बिनेशन थे। मैं उन कोड्स को लेकर और तबिथा के साथ जैसे ही एक पेड़ के पास गया तो वहाँ पर काफी ज्यादा बच्चे आते हैं और तभी तबिथा को याद आया कि मैं विक्टर की बहन हूँ और तबिथा मेरी भी कुछ ना कुछ लगती है। बस इतना ही हमें समझ आई थी कि अगले ही पल देखो जिम अब इस दुनिया में नहीं रहा। दीवार पे लिखा था, जानकारी की एक कीमत होती है। तो हो सकता है कि ये जानकारी एकदम सच्ची हो, लेकिन हम ऐसी जानकारी भी नहीं चाहते जिसे जानने के बाद हमारे अपने ही इस दुनिया से चले जाएं। तभी बॉयड ने जेड को बोला, जेड अपने लिए, मेरे लिए और इस पूरे टाउन के लोगों के लिए एक छोटी सी फेवर करो। ये जानकारी ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लोग पक्का हमारे खिलाफ हो जाएंगे। लोगों को लगेगा कि ये सब लोग हमें बचा तो नहीं रहे, बल्कि उल्टा इस टाउन के साथ छेड़छाड़ करके हमारी जानों के पीछे पड़े हैं। इसलिए फिलहाल चुप रहो जब तक कि कुछ कंफर्म नहीं हो जाता। इतना कहते ही बॉयड और एलिस वहाँ से चले जाते हैं, मगर उन सबको क्या पता था कि आगे बहुत ही कुछ भयंकर होने वाला है, जो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट हुआ सैरा, सोफी और डाइनर में मौजूद कैली पर, जहाँ सैरा कैली के पास आती है और उसे बोलती है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं अंदर से ला देती हूँ। मगर कैली ने कहा, भाड़ में जाओ, तुमने बिना कुछ सोचे ही एल्जिन की आंख बाहर निकाल दी। अगर तुमने मेरे से एक मर्तबा और भी पूछा तो मैं तुम्हारी आंख बाहर निकाल दूंगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सैरा ने कैली का यह बर्ताव देखा और चुपचाप वापस सोफी की ओर चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जूली को, जो लगातार अपने पिता के बारे में सोच रही थी। उसे हर लम्हा यही ख्याल आ रहा था कि हो सकता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर हो, क्योंकि उसने वो वाला सीन देखा था जिस सीन में जूली खुद, जेना और ब्रैड जकड़े हुए थे। लेकिन तब तो जूली बिल्कुल ठीक थी, इसलिए उसे उस जगह पर यानी गुफा पर कुछ न कुछ शक तो हो रहा था। तभी जूली ईथन के सोते सोते बड़ी शांति से नीचे उतरती है, जहाँ पर डोना उनके घर की सफाइयाँ कर रही थी। डोना ने जूली से कहा, देखो जूली, तुम्हारा घर में रहना बेहतर होगा। मगर जूली कहती है, प्लीज डोना, मुझे और कोई मशवरा नहीं चाहिए। जिस पर डोना चुप हो गई। मगर डोना कहती है, चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन अकेले मत जाना, जंगल में मत जाना और रात होने से पहले वापस आ जाना। ये सुनते ही जूली ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। अगले ही पल जूली ब्रैड के पास पहुंची, जहाँ पर ब्रैड पुलअप्स लगा रहा होता है। ब्रैड को भनक तक नहीं थी कि बेचारी जूली ने अपने पिता को खोया है, इसलिए जब जूली ने ब्रैड को बुलाया तो ब्रैड काफी ज्यादा गुस्से में जूली को जवाब देता है, जिसे सुनकर जूली बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तभी ब्रैड को एहसास हो गया कि जूली के साथ कुछ ना कुछ बुरा तो हुआ है। ब्रैड के पूछने से पहले ही जूली कहती है, मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये काम उन मॉन्स्टर्स का ही है, इसलिए प्लीज मेरे लिए एक फेवर करना और चुपचाप मेरा पीछा करो। इतना कहते ही जूली जंगल की ओर चली जाती है। लेकिन दोस्तों याद रहे, रात भी होने वाली है, इसलिए उन्हें रात होने से पहले वापस आना होगा। मगर फिलहाल ब्रैड जूली से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जूली तो पहले ही बहुत ज्यादा दर्द में है। लेकिन अब बहुत कुछ भयंकर होने वाला है और वो चुपचाप जूली के पीछे चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं तबिथा को, जो बान के अंदर दीवार पर जो लिखा था उसे लगातार मिटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पता नहीं उन कमीने मॉन्स्टर्स ने ये किस परमानेंट इंक से लिखा है कि तबिथा अपने सर से लेकर पाँव का जोर लगा लेती है, लेकिन वो साला मिट ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर जेड आया, जो तबिथा को बोलता है, देखो तबिथा, तुम जितना हो सके इस जगह से दूर रहो, तुम्हें उतना ज्यादा जिम की याद आएगी और इस तरह तुम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती हो। जेड की ये बात सुनते ही तबिथा बहुत ज्यादा भड़क गई और वो उल्टा जेड पर ही टूट पड़ती है। तबिथा ने कहा, तुम्हें पता है जिस जगह पर जिम लटक रखा था उस जगह पर तुम्हें लटका हुआ होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें ही कीड़ा था जो तुम हर लम्हा हर पल इस टाउन को धोखा देने के बारे में, इस टाउन को मारने के बारे में, इस टाउन के बारे में जानकारी लेने के बारे में कोशिश करते रहते थे। देखो तुम्हारी जानकारी ने हमारी जान ही निकाल दी। बातों ही बातों में तबिथा बेचारी फिर से रोने लगती है, जिस वजह से जेड ने फिलहाल तबिथा को कुछ नहीं कहा और फिर वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं डाइनर के अंदर मौजूद कैली को, जो
लगातार यही सोच रही थी कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा। दोस्तों वो भी बहुत कुछ बड़ा करने वाली है, जिसके बारे में वो पिछले 2 दिनों से सोच रही थी। बस आज वो खड़ी थी जब उसके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो बड़े गुस्से से हड़बड़ी में आकर डाइनर से बाहर निकलती है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस के पीछे आ गई और छुपते छुपाते हुए एम्बुलेंस के अंदर जाकर एम्बुलेंस को स्टार्ट कर लेती है। एम्बुलेंस स्टार्ट होते ही शोर की आवाज सुनकर वहाँ पर जेना और क्रिस्टी आ गए। जेना ने उसे बाहर निकलने का बोला, लेकिन कैली किसी की एक नहीं सुनती। मगर वक्त रहते क्रिस्टी भी एम्बुलेंस का गेट खोलकर अंदर आ जाती है, जिस वजह से कैली को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने किसी की भी एक नहीं सुनी और एम्बुलेंस को वहाँ से चलाना शुरू कर दिया। लेकिन गाइस वो जिस जगह पर जा रही थी वो बहुत ही ज्यादा भयंकर और खतरनाक है, और तो और अब ऊपर से रात भी होने वाली है, इसलिए उनके खतरे डबल हो चुके हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो गया। अगला पार्ट परसों अपलोड हो जाएगा, इसलिए थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।